तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वांग लिन का जो पावर लेवल था ये काफी तेजी से राइज करता, खास करके इसकी जो कोल्ड ऑरा थी और जो भी इसके बीच में आता ये उसे मारते हुए जाता है। अब आगे, अब जैसे कि मैंने पिछली भी बार बताया था कि कंट्री की भी कल्टीवेशन लेवल होती, तो वांगलिंग जिस कंट्री से राइज करता इनका रैंक 3 था। अगर कंट्री को रैंक 4 पे ले जाना है तो उसकी कंट्री का कोई बंदा अपना पावर लेवल बढ़ा ले, नासेंट लेवल पे या उसके ऊपर पहुंच जाए। अब जैसे कोई भी कंट्री लेवल 4 पे पहुंच जाए, अगर उसकी कंट्री का कोई बंदा नासेंट सोल लेवल को भी पार कर जाए तो उसकी कंट्री की रैंकिंग बढ़ जाती है और रैंक 5 पे जा सकती है। और यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट था फॉरेन बैटल ग्राउंड का, बेसिकली ये जो फाइट होता है अलग अलग स्पेसेस में होता है और यहाँ पर ज़्यादातर चांसेस मरने के तो पक्के ही रहते हैं। जैसे वहाँ पर एक हवा चलती है जिसको कि हम वॉइड भी कह सकते, उसमें कोई बंदा फंस गया तो मरना श्योर है, चाहे वो कितना भी पावरफुल हो। बहुत कम ही लोग उसे सर्वाइव कर पाते हैं। और यहाँ पर भी एक रूल है, अगर कोई बंदा अपने 1000 बैटल जीत जाए तो उसकी कंट्री राइज होके रैंक 6 पे जा सकती है और उन्हें काफ़ी रिसोर्सेज भी मिलते हैं। और ये जो फॉरेन बैटल ग्राउंड ये कई सारी कंट्रीज लड़ती हैं, खास करके रैंक 5 की, और उनके नीचे में रैंक 4 की कंट्रीज काम करती हैं। और यहाँ जहाँ पर वांगलिंग अभी है, जिसको कि हम जूमिंग वैली भी कहते हैं, यहाँ पर कोई भी बंदा जो कि नासेंट सोल लेवल का होगा वो एंटर इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि 1000 साल पहले एक कल्टीवेटर ने यहाँ पर एक एरे बनाया था। इसीलिए वो बंदा टेंग वांग वन चाह कर भी इस एरिया में नहीं आ सकता था। तो ये दूसरा तरीका यूज कर, वांगलिंग की फैमिली को मार दूंगा और वांगलिंग को बाहर आना ही पड़ेगा, क्योंकि जो भी इस एरिया के अंदर है मिनिमम 50 साल के बाद ही वो बाहर आ सकता है, यानी कि इसे 50 साल तक वांगलिंग का वेट करना पड़ेगा और ये ऐसा कर नहीं सकता था। वांगलिंग को दिखाया जाता है जो कि अभी भी नॉर्थ एरिया की तरफ बढ़ रहा था। इसका दिमाग मानो पूरी तरह से खाली था, पता नहीं कितने लोगों को ये मार चुका था, इसे भी नहीं पता था। और जो भी लोग अब इसे देखते थे वो डर के मारे इधर से भागने लगते थे। और वांगलिंग जब भी अपने पेरेंट्स को याद करता था इसका दिल इतना कांप सा जाता था कि मानो ये अपने दिल को अपने चेस्ट से बाहर निकाल ले। और समय बीतते जाता है, इसकी बॉडी जो थी वो कमजोर पड़ते जाती है और वही इसका स्पिरिचुअल एनर्जी वो जी रियल्म के करीब पहुंच चुका था। इस दौरान ये मन ही मन सोच रहा था कि मदर फादर आपका बेटा काम का नहीं है। ये इस समय जमीन की तरफ देखकर अपने माँ बाप को याद कर रहा था। तभी एक आवाज इसे सुनाई देती और ये हैरान हो जाता है। यह आवाज थी सेटुनान की, और सेटुनान बताती कि 5 दिन पहले तुम्हें टेंग वांग वन का मैसेज आया, वो मैंने सुना, और वो एक सोल फ्लैग टेक्निक यूज कर रहा है और जब तक वो उसके पास है तुम्हारे माँ बाप को भी जिंदा नहीं किया जा सकता। और ये समझाती कि मेरे पास ज़्यादा मेरी एनर्जी भी नहीं है, मैं तुम्हें 3 बार ही टेलीपोर्ट कर पाऊँ, तो तुम सोच समझ के यूज़ करना। मैं तो तुम्हें यही समझाऊंगा। मैं फिर से सोने जा रहा हूँ कि तुम फॉरेन बैटल ग्राउंड में चले जाओ, और वहाँ पर क्योंकि ऑरा काफ़ी ज़्यादा है तो मेरी रिकवरी भी जल्दी होगी। और सेटुलान फिर से सो जाते हैं। वांगलिंग भी सोच रहा था, मतलब मैं 3 बार ही उनकी ऑरा यूज़ कर सकता हूँ। इधर समय बीतते जाता है और 3 महीने निकल चुके थे। लगातार यहाँ पर डेमोनिक क्लैन और ऑर्थोडॉक्स सेक्ट्स का बैटल चलते रहता है। और जब भी ये लोग वांगलिंग को देखते थे यहाँ से एकदम फुर हो जाते थे, और वांगलिंग के जाने के बाद इनका बैटल दोबारा से शुरू कर लेते थे। तो जो वांगलिंग ये अपने मम्मी पापा को याद कर चुका था, और जो भी एक तरह से किया जाता है चाइनीज ट्रेडिशन में उनको रेस्पेक्ट देना, क्योंकि एक तरह से वो मारे जा चुके थे। और उसके बाद इसका दिमाग शांत हो जाता है, एक गुफा ये ढूंढता है और यहाँ पर बैठकर अंदर ये सोचने लगता है, क्योंकि अब जो वांगलिंग था ये अपने स्पिरिचुअल एनर्जी से परेशान था, जो कि काफ़ी तेजी से राइज किया था, क्योंकि इसके स्पिरिचुअल एनर्जी में जो फ्रीजिंग पावर था वो अलग लेवल पे जा चुका था। इवन सेटुनान भी इसे समझ नहीं पाए थे। हालांकि सेटुनान वो रैंक 6 की कंट्री से थे, पर वहां पर भी ये जो पावर कहा जाता है जी पावर, यानी कोल्ड एनर्जी वाला पावर, वो भी गायब हो चुका था, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था। और मैं इस चीज को कल्टीवेशन के थ्रू एक नए वीडियो में कल एक्सप्लेन कर दूंगा। जी, डाओ और शी रियल्म ये 3 माने जाते हैं। वांगलिंग बस इतना समझ रहा था कि इसके स्पिरिचुअल एनर्जी में कुछ चीज है जो कि एक्स्ट्रा है, कोई मिस्टीरियस चीज। इसी की वजह से इसका स्पिरिचुअल पावर काफी तेजी से इंक्रीज कर रहा था। फिलहाल ये अपने डांटिया, जिसको कि हम कोर भी कहते हैं, उसे ध्यान से देखता है, पर इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पर एक चीज दिखता है, इसकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी थी अभी एकदम डार्क ब्लू कलर की हो चुकी थी, और साथ में इसमें कुछ रेशे टाइप दिखाई दे रहे थे। अब वांगलिंग अपनी ऑरा को सम्मन कर, इसके हाथ में एक बॉल टाइप जो कि आइस का एकदम जमा हुआ था, अंदर में ये थ्रेड्स देख सकता था ब्लू कलर्स के। और वांगलिंग इसने जितना भी सप्रेस करता था इसके पसीने छूटने लगते थे, और इन थ्रेड्स जो कि इसके ऑरा में मिक्स, इन्हें ये रिफाइन करने लगता है, स्पिरिचुअल एनर्जी से इन्हें रिप्लेस करने की कोशिश करता है। और इसका कोर आइस का इसे ये काफी छोटा कर लेता, और फिलहाल यहाँ से ये बाहर निकल जाता है। और ये वाला जो कोर था
ये पूरी तरह से उन थ्रेड्स से बना हुआ था, यानी अपनी बॉडी से इन थ्रेड्स को बाहर निकाला था। और फिलहाल इस चीज को ये एक पेड़ पर फेंकता, और पेड़ पर जैसे ही फेंकता है, पेड़ तो बर्फ का जम ही जाता है। आसपास का 300 मीटर का एरिया पूरी तरह से नीला पड़ जाता है, और जो भी इसके अंदर थे, जमीन के अंदर भी, वो मारे जाते हैं। और वांगलिंग को समझ में आता है, क्योंकि इसके बॉडी में ये थ्रेड वाली ऑरा है, पता नहीं क्या है, पर इसको ये यूज कर सकता है। इसको रिफाइन करके वेपन टाइप बना करके समय समय पर ऐसा फेंक सकता है। हालांकि इसमें काफी मेहनत। और वांगलिंग रात में फिर से ये सेम ऑरा यूज करता है और एक नया ग्रेन रिफाइन करता है। 3 दिन में ये 3 ग्रेन रिफाइन कर चुका था, पर ये 3 काफी नहीं थे अगर ये किसी नासेंट लेवल के सोल कल्टिवेटर को इंजर्ड करना चाहता हो तो। और वांगलिंग के दिमाग में एक और ख्याल आता है कि अगर इन तीनों को मैं मर्ज कर दूं तो शायद इसका पावर बढ़ सकता है। और वांगलिंग ट्राई करना शुरू करता है। पहले ये 2 ग्रेन को मर्ज कर देता है, उनका कलर और भी ज्यादा डार्क हो जाता है। और वांगलिंग जैसे ही इनको तीसरे के साथ मर्ज करने जाता है, एक एक्सप्लोजन टाइप होता है। ये तुरंत ही अपना टेलीपोर्टेशन टेक्निक यूज करता है, जो कि स्टेटोनान के ऑरा के थ्रू था, यहां से गायब हो जाता है। हालांकि इस बार का ये जो अटैक, ये पूरा 1 किलोमीटर के एरिया को फ्रीज कर देता है। वांगलिंग को समझ में आता है कि 2 ग्रेन को फिलहाल ये फ्यूज कर सकता है, तीसरे में ये एक्सप्लोड कर जाएगा। फिलहाल वांगलिंग दूसरा एक केव ढूंढता है और वहां पर जाकर अपना कल्टीवेशन शुरू करता है। समय बीतते जाता है और वांगलिंग ये अपनी जो कोल्ड ऑरा थी, इससे फिर से कई सारे ग्रेन्स रिफाइन कर चुका था। और 1 महीना निकल जाता है और फिलहाल इसके ग्रीन स्वॉर्ड को दिखाया जाता है, जो कि खुद में एक शायद स्पिरिचुअल वेपन था। इसका खुद का मानो अपना एक माइंड हो। ये अपने ग्रीन स्वॉर्ड को अभी भी पूरी तरह से रिफाइन नहीं कर पाया था। इसे रिफाइन करने को सोचता है, पर अचानक से ये कुछ लोगों को सुनता है, जो कि मानो किसी बंदे को चेज कर रहे हो। और जब ये गुफा से बाहर निकलता है तो इसे 100 लोग दिखाई देते हैं, जो कि एक बंदे को घेर के थे। और ये इससे कह रहे थे कि ली शान, तुम डाउ सेक्ट के हो और तुम्हारे पास पहले से टोकन है, तुम्हें और क्यों चाहिए। और ली शान को वांगलिंग पहले से जानता था, हैंगयू सेक्ट में एक दूसरे से मिले थे। ली शान यहाँ पर इसलिए आ पाया था क्योंकि जो फेक मैजिक पिल्स बनाता था, इसमें ये महारत हासिल करके था। और इसी की वजह से जो पू नानजी थे, डाओ सेक्ट के हेड, उन्होंने इसे यहाँ पर भेजा था। और जैसा कि पहले भी बताया गया था, जितने टोकन्स आपके पास होंगे उतना अच्छा आपका परफॉर्मेंस है। और फिलहाल इसके पास 3 टोकन शायद आ चुके थे। हालांकि ली शान के साथ डाओ सेक्ट के बहुत सारे डिसाइपल्स आए थे, वो लोग तो ट्रैप हो जाते, पर ये बंदा था होशियार, तो एक टनल बना करके ये बाहर आ गया था। पर इसे क्या पता था, इतने सारे लोग पहले से इसकी ताक में थे। अब ली शान क्या ही कर सकता था, तो ये 2 टोकन्स इन लोगों की तरफ फेंक देता है। अब वांगलिंग भी इन दोनों टोकन्स की तरफ आगे बढ़ता है। एक बंदा इसे रोकना चाहता था, पर अपने अट्रैक्शन टेक्निक से ये उस बंदे को दूर फेंक देता है। अब ये जो बंदा था, ली शान, ही काफी होशियार था। इसने दोनों टोकन्स जानबूझ के फेंके थे, क्योंकि यहाँ पर 2 अलग अलग टीमें थी, तो इस टोकन्स के लिए वो फाइट करने लगी थी। और जब ये दोनों टीम वांगलिंग को देखती तो ये फाइट करना बंद कर देती है, क्योंकि इनको इसके बारे में पता था। ये वांगलिंग को देखते ही पहचान जाते हैं कि हरी तलवार, आंखें एकदम बर्फ की जैसी, हो न हो ये वांगलिंग है। अब वांगलिंग ये अपने ग्रीन स्वॉर्ड को यूज कर रहा और एक एक कदम आगे बढ़, और तलवार, इसकी हरी तलवार लोगों को काटते जाती, और ये ली शान के सामने प्रकट होता है। ली शान भी इससे देखकर डर जाता, और वांगलिंग फिलहाल ली शान को इग्नोर मारकर उन टोकन्स को उठा लेता है। और फिलहाल आसपास जो भी लोग थे, ये उनसे कहता है कि जितने भी टोकन्स हैं वो दे दो, नहीं तो मारे जाओगे। ली शान इस समय वांगलिंग की आवाज, और वांगलिंग को देखकर यह हैरान था कि वांगलिंग ये तुम हो, क्योंकि ली शान कुछ भी हो वांगलिंग को जानता था। और ये काफी फेमस भी था, क्योंकि हैंगयू सेक्ट में और डाओ सेक्ट के बीच में जो फाइट हुआ था, वहां पर एक ही बंदे ने तहलका मचाया था, और वो था वांगलिंग। खास करके उस घटना के बाद ली शान हमेशा से वांगलिंग को सरपास करना चाहता था, पर अब देख करके इसका जो भी दुविधा था, जो भी इसे लगता था कि वांगलिंग को सरपास कर सकता है, वो भी अब खत्म सा हो जाता है, क्योंकि वांगलिंग ये काफी ऊपर निकल चुका था। अब इस दौरान एक बंदा वांगलिंग से पूछता कि क्या आप अपना कल्टीवेशन लेवल बता सकते हैं। वांगलिंग प्यार से बोलता है, फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट लेवल। अब इस बंदे को विश्वास नहीं होता कि फाउंडेशन लेवल का बंदा ऐसा, मतलब ये झूठ बोल रहा है। और फिलहाल इसके पास जो भी सामान था, टोकन वगैरह, ये वांगलिंग को दे देता और अपने सेक्ट का नाम भी बताता, पियाओ माओ सेक्ट। अब यहाँ पर वुफेंग वैली के लीडर को दिखाया जाता है, जो कि बेसिकली एक ओल्ड मैन था, और इसका पावर लेवल स्यूडो कोर फॉर्मेशन पे था, मतलब कोर फॉर्मेशन के करीब था ये। और यहाँ पर ये पहुंच चुका था, और वांगलिंग से कहता है कि छोटे बच्चे, तुमने काफी टोकन इकट्ठा कर लिए, अब इन्हें दो और यहाँ से निकलो। वांगलिंग इस ओल्ड मैन की तरफ देखता है, जो कि काफी एरोगेंटली इससे बात कर रहा था, और ये तुरंत ही वो जो ग्रेन ऑफ राइस इसने बनाया था अपने थ्रेड वाले पावर से, उसे बाहर निकालता है। और इस ओल्ड मैन के हिसाब से वांगलिंग का पावर ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, फाउंडेशन के लेट स्टेज में होगा। और ये आगे आता और अपने बाकी साथियों से कहता है कि देखो मैं इस बच्चे को कैसे डिस्ट्रॉय करता हूँ। इसके हाथों में एक 3 इंची का पंखा था,
जो कि शायद इनके क्लैन का एक डिवाइन ट्रेजर था। अब इस पंखे को देखकर, जो कि फायर पावर से शायद भरा हुआ था, वांगलिंग पहले लीशान को पीछे खींचता है और उसके हाथों में वो जो ग्रेन था उसको ये अपने अट्रैक्शन टेक्निक से कंट्रोल करता है और इस ओल्ड मैन की तरफ बढ़ा देता है। अब ये फैन खोलता है और इसमें से एक बीम ऑफ लाइट निकलती है जो कि वांगलिंग की तरफ बढ़ने लगती है। बेसिकली ये गोल्डन फ्लेम, और वहीं ये ग्रेन जाकर के उस फ्लेम से टकराता है। एक खतरनाक लेवल का यहाँ पर एक्सप्लोजन होता है। हवा जिसमें कि आग, मन वो जम सा जाता है, इवन आग भी जमने लगता है। 300 मीटर का पूरा एरिया बर्फ से ढकने लगा था और वो ओल्ड मैन, पंखा तो उसके हाथ में था पर वो खुद भी फ्रीज हो चुका था। लीशान, जिसको कि वांगलिंग ने पीछे खींच लिया था, जब वो भी इस चीज को देखता है तो हैरान था। हेवान सेक्ट के कुछ लोग थे जो कि 500 मीटर की दूरी पर खड़े थे, पर उन्हें भी अब समझ में आ चुका था। और इनके सेक्ट की एक लड़की थी जो कि वांगलिंग को 60 टोकन फेंक देती है। उसे मालूम था कि अब इनका कुछ नहीं हो सकता। जो भी सेक्ट वाले थे एक एक करके वांगलिंग को अपना टोकन देने लगते हैं, क्योंकि वांगलिंग इसे मालूम था अगर फॉरेन बैटल ग्राउंड में एंटर करना है तो इसे कुछ टोकन चाहिए। और इस फीमेल डिसाइपल से पूछता है कि कितने स्लॉट हैं इस फॉरेन बैटल ग्राउंड में। लड़की तुरंत ही डरते हुए बताती है कि 3, और ये बताती है कि टोटल 60 टोकन्स होते हैं और उनमें से 3 अभी भी डिस्ट्रॉयड नहीं है। ये लड़की और डर जाती है और इससे बताती है कि मुझे मालूम है अगर तुम हमें जाने दोगे तो मैं उस लोकेशन के बारे में भी, जो 3 रिमेनिंग टोकन्स हैं, मैं तुम्हें उनमें से एक का लोकेशन बता सकती हूँ। एक्चुअली में नॉवेल जो है ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो है। अब ये लड़की बताती कि एक्चुअली ये डाओ सेक्ट के कुछ डिसाइपल्स हैं शायद उनके पास। वांगलिंग लीशान की तरफ देखता है और ये बंदा बताता है तुरंत ही कि हमारे एल्डर लियू मे के पास है। वांगलिंग अब इस एल्डर लियू मे के बारे में सोचने लगा और इसे याद आता है कि एक काफी सुंदर लड़की थी। और वांगलिंग फिर से लीशान से पूछता है तो वो लड़की वो फाउंडेशन स्टेज पे पहुंच चुकी है। लीशान हाँ में सर हिलाता। एंसेस्टर पूनानजी ने उसकी मदद की थी, ये भी बताता है। फिलहाल वांगलिंग इस लड़की को और लीशान को लेकर यहाँ से निकल जाता है और इनसे डाओ सेक्ट का लोकेशन पूछते हुए ये उस तरफ बढ़ने लगा। अब जब ये डाओ सेक्ट के करीब पहुंच जाता है तो इस लड़की को यहाँ से जाने को कहता है। ये लड़की भी अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड पे बैठ के यहाँ से निकल जाती है और वांगलिंग इसके साथ लीशान अभी भी, और ये इससे कहता कि डाओ सेक्ट वालों को बाहर बुलाओ, मुझे टोकन बस चाहिए, मैं किसी को मारना नहीं चाहता। लीशान यहाँ पर कुछ रिंग ऑफ लाइट्स जला और इस समय कैंप के अंदर जो 10 लोग बैठे हुए थे, बीच में खास करके एक सुंदर लड़की, उनका ध्यान इसकी तरफ आता है। अब ये लड़की और ये बाकी 9 लोग बाहर आते और लीशान की तरफ देख, पर लीशान को देखकर इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जब इस लड़की की नजर वांगलिंग पर पड़ती तो ये भी चौंक जाती है। और इस ग्रुप में एक और भी बंदा था जो कि शायद 30 साल से ऊपर था और ये भी वांगलिंग को ध्यान से देख रहा था और कहते सीनियर ब्रदर वांग, लंबा समय हो गया एक दूसरे से मिले। और ये बंदा लियू मे का बड़ा भाई लियू फैंग था। वांगलिंग अपने डिवाइन सेंस से इनको ऑब्जर्व करता है। ये बंदा भी फाउंडेशन के अर्ली स्टेज पर पहुंच चुका था। फिलहाल एक बार फिर से देखता है कि डाओ सेक्ट वालों, पर ये अपने को कंट्रोल करता है कि बस तुम लोग टोकन दे दो, मैं कुछ नहीं करना चाहता। अब डाओ सेक्ट एक जो सीनियर था वो देखता कि यार ये लड़का कितना एरोगेंट है, इसे टोकन चाहिए। और ये फिलहाल लियू फैंग से पूछता है क्या तुम इसे जानते हो। लियू फैंग बताता है कि सीनियर ब्रदर, इसका नाम वांगलिंग है। अब ये ओल्ड मैन भी वांगलिंग की तरफ देखता है और कहता है अच्छा तो ये तुम हो। मानता हूं कि चलो तुम भी फाउंडेशन लेवल पे पहुंच चुके हो, पर इतना घमंड सही नहीं है। और एक हल्का सा अटैक, विंड टाइप अटैक, ये वांगलिंग की तरफ बढ़ा देता है। वांगलिंग इस अटैक को डॉज भी नहीं करता। ये हवा का जो झोंका था जब वांगलिंग के करीब पहुंचता है 5 मीटर पहले ही बर्फ के समान जम जाता है और पलक चपक एक ग्रीन लाइट काफी तेजी से बढ़ती है और ओल्ड मैन के बॉडी के आर पार निकल जाती है और ये भी बर्फ से जम के मारे जाते हैं। तो वांगलिंग का इसके स्वॉर्ड से भी कंट्रोल थोड़ा हट रहा था जब भी इस ऑरा को यूज करता। मानो ये ऑरा इतनी अनकंट्रोलेबल हो कि ये भी इसे संभाल ना पाता हो। लियू फैंग भी जब ये चीज देखता तो ये भी एकदम डर जाता। लियू फैंग काफी सरप्राइज, पर इसकी बहन जो थी लियू में, उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये लड़की तुरंत ही टोकन निकालती है और वांगलिंग की तरफ उछाल देती है। शुरुआत से इसने कुछ नहीं बोला, पर ये ध्यान से वांगलिंग को देख रही थी। वांगलिंग तुरंत ही फिर इसके बाद यहाँ से निकल जाता है और ये लड़की इसको देखते ही रह जाती। मुझे यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रहा है, शायद इसके प्यार में गिरने वाली है। अब वांगलिंग वापस आता है केव में तो इसके पास अब 5 टोकन्स हो चुके थे और इनमें से 4 को वांगलिंग क्रश कर देता है, क्योंकि ऐसा रूल था शायद कि टोटल 60 टोकन्स हैं और आपको 4 क्रश करने पड़ेंगे, 3 ही बचेगा और 3 ही लोग शायद एंटर कर सकते थे। ऐसा कुछ तो रूल था। और वांगलिंग इसके एक बैरियर बना करके कल्टीवेशन में लग जाता है, क्योंकि 2 महीने बाद बैटल है और इसकी अब इसको तैयारी करना ही था। तो टोटल 60 टोकन्स थे और वांगलिंग को 2 लीशान से मिले, एक पियाओ माओ सेक्ट और एक हेयुआन सेक्ट और एक डाओ सेक्ट। अब जो बचे 2 टोकन थे, एक शायद कॉप सेक्ट के पास थे और एक टोकन इसको भी नहीं पता था। और फिलहाल ये जो ग्रेन्स थे इन्हें टोटल 3 ये बना चुका था। तो एक तो सिंगल ग्रेन
बाकी जो 2 थे उन्हें 2-2 से मिला करके इसने बनाया था। वांग निंग इस दौरान एक बीड बाहर निकालता। ये बीड इसे अडाई ने दिया था, पहला गिफ्ट। और ये फिर से अपने ग्रीन स्वॉर्ड को बाहर निकालता, क्योंकि जो फ्लाइंग स्वॉर्ड था इससे इसका कंट्रोल थोड़ा सा हट रहा था। तो वांग निंग अब इसे पूरी तरह से रिफाइन करना चाहता था, और यिन एनर्जी यूज करके ये इसे रिफाइन करने लगता। ये साथ में यहाँ पर अपने इसेंस ब्लड को यूज कर रहा था, जैसा कि इसे सेटुनान ने बताया था। और धीरे धीरे इस स्वॉर्ड पर इसके कई सारे मार्क, कुछ एंशिएंट पैटर्न्स आने लगे थे। अब फ्लाइंग स्वॉर्ड अभी भी हरा तो था, पर इस पर कुछ लाल रंग के वेन्स को देखा जा सकता था। वांग निंग को भी समझ में नहीं आ रहा, पर जब जब ये इस फ्लाइंग स्वॉर्ड को रिफाइन कर रहा था तो ये स्वॉर्ड भी अब इवॉल्व हो रहा था, यानी इसका पावर भी बढ़ रहा था और इसका इंटेलिजेंस भी। और जब ये स्वॉर्ड पूरी तरह से रिफाइन हो जाएगा, इवॉल्व हो जाएगा, तो ये भी जी रियन की प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकता है। वांग निंग अब इस तलवार को फिर से टेस्ट करता है। अब इसका कंट्रोल इस पर काफी अच्छा हो चुका था और पावर भी काफी बढ़ चुका था। और अभी भी इसे लगता है अगर नासेंट लेवल के बंदे से फाइट करना है तो ये काफी नहीं है। पर इस तलवार पर अब ये बर्फ के भी पावर को, ब्लू आइस टेक्निक को भी यूज कर पा रहा था, यानी कि जी रियल्म के पावर को। वांग निंग फिर से इस तलवार को निगल जाता है। तो इस समय 1 महीने और निकल चुके थे इस तलवार को रिफाइन करने में। अब बाकी था 1 महीना, और इसे उम्मीद कि फाउंडेशन के मिड स्टेज को पार कर जाएगा इस बार। तो स्टोरी यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।